प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी गुरु यूट्यूब चैनल पे मैं सलीम खान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे बात सीधी थी कविता हिंदी अनिवार्य का जो कल हमने अध्याय पढ़ा, उसी अध्याय में दूसरी कविता है। ये शुरुआत करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। तो विद्यार्थियों, इसमें कवि प्रमुख रूप से इस कविता का सार यदि हम कहें, सारांश के तौर पर कवि ये कहना चाहता है कि कवि एक कविता लिखता है और वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से कवि क्या करता है कि अपनी कविता लिखने के बाद जिस भाव को वो उस कविता के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है, वो भाव जो है उसको प्राप्ति भी हो जाती है, लेकिन वो पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए अपने आप को एक श्रेष्ठ कवि दुनिया की नज़र में बनाने के लिए वो उसमें बदलाव करता है। प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए वो बदलाव करता है और वो बदलाव ऐसा करता है कि कविता अपने मूल भाव से भटक जाती है। ये इसमें बताया जाएगा। यानी भाषा के हेर फेर से कविता में जटिलता इतनी बढ़ जाती है कि अच्छी से अच्छी कविता जो है वो अपने मूल भाव को त्याग देती है, मूल भाव को छोड़ देती है, मूल भाव से भटक जाती है। इसलिए यहाँ पे कवि जो है वो ये कहता है कि हमें ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे जो है उसका मूल भाव जो है वो जो हम व्यक्त करना चाहते हैं वो बना रहे, ताकि हम कविता की जो सीधी और सरल बात है वो लोगों तक पहुंचा सके। तो ये कहता है कि बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी और सरल बात थी, जिसे मैं कहना चाहता था, वो सीधी और सरल बात थी, परंतु उसे व्यक्त करने के लिए वो बढ़िया भाषा का प्रयोग करना चाहता था। वो अपने आप को श्रेष्ठ कवि साबित करना चाहता था। पांडित्य प्रदर्शन करने की लालसा में होता क्या है कि वो बात जो है वो भाषा के चक्कर में, यानी वो उसमें भाषा संबंधित परिवर्तन करता है, उसमें बदलाव करता है, उसमें बढ़िया सी भाषा का प्रयोग करना चाहता है। भाषाई प्रभाव दिखाने के प्रयास में होता क्या है कि बात जो है वो जरा टेढ़ी फंस जाती है। अर्थात बात जो वो व्यक्त करना चाहता है, भाषाई प्रभाव दिखाने के चक्कर में उस कविता की जो सरलता है वो सरलता नष्ट हो जाती है। अर्थात मूल रूप से इसमें कवि ये कहना चाहता है कि शब्द जाल के प्रभाव के कारण, शब्द जाल में फंस करके कवि जो है वो सरल बात जो व्यक्त करना चाहता है, वो सरल बात भी उसकी जटिल हो जाती है। अब वो क्या करता है, उसे पाने की कोशिश में कवि जो है वो उस सरल भाव को पुनः प्राप्त करना चाहता है, तो वो उसे पाने की कोशिश में भाषा को उलटता है, पलटता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, घुमाता है, फिराता है। यानी कवि तब उस बात को कहने के लिए, जिस सरल भाव को वो व्यक्त करना चाहता था, उस सरल भाव को पुनः प्राप्त करने के लिए कवि उसमें बदलाव करता है, उसमें भाषा को बदलता है, शब्दों का हेरफेर करता है, शब्दों को बदलता है और अन्य जो व्याकरण संबंधित परिवर्तन है वो उसमें वो करने का प्रयास करता है। इसलिए वो उस भाषा को उलटता है, पलटता है, शब्दों की काट छाट करता है, शब्दों को आगे पीछे करता है और इस प्रकार से उसे घुमाता है, फिराता है। और क्यों करता है ऐसा कि या तो बात बने, यानी या तो वो मूल भाव जो वो प्राप्त करना चाहता है वो उसे प्राप्त हो जाए,
या फिर कम से कम वो भाषा के चक्कर से बाहर आ जाए, या कम से कम भाषा की उलझन के अंदर जो वो उलझ गई है, भाषा जो बात जटिल हो गई है, उस जटिलता से वो बाहर निकल आए। और ये कहते हैं कि कवि ऐसा प्रयास क्यों करता है, भाषा को तोड़ना मरोड़ना, घुमाना फिराना, उलटना पलटना, ऐसा क्यों करता है कवि? तो कवि इसलिए करता है, ये प्रयास इसलिए किया गया है कि वो मूल बात सरलता से व्यक्त कर सके, यानी जिस मूल भाव को वो व्यक्त करना चाहता है वो मूल भाव जो है वो उसे सरलता से प्राप्त हो जाए। कवि कहता है कि मैंने कोशिश की कि या तो मेरे मन की बात सहजता से व्यक्त हो जाए, या फिर कमोबेश भाषा के जंजाल से छूट करके वो बाहर आ जाए। लेकिन हुआ क्या? लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा का अर्थ होता है कठिन, जटिल, कि लेकिन भाषा के साथ साथ बात जो थी, जिस मूल भाव को, बात मतलब जो मूल भाव वो व्यक्त करना चाहता था, वो मूल भाव वो व्यक्त नहीं कर पाया, क्योंकि भाषा के चक्कर में जटिलता हो गई। शब्दों का हेर फेर किया, बदलाव किया, तोड़ा घुमाया फिराया, उस कारण जो है वो उसमें और जटिलता आ गई। और कवि जो सरल भाव को व्यक्त करना चाहता था वो सरल भाव वो व्यक्त नहीं कर पाया। इसलिए कहता है कि लेकिन भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इस प्रकार इतनी स्थिति खराब हो गई, कवि कहता है कि वो दोनों ही बातें उसे प्राप्त नहीं हुई, भाषा के जंजाल से वो नहीं निकली, सरल भाव जो वो व्यक्त करना चाहता था वो भी व्यक्त नहीं हो पा रहा था, उससे दोनों ही नहीं हुआ। इसलिए वो कहता है कि इस प्रयास में उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि भाषा और ज़्यादा जटिल और ज़्यादा कठिन होती चली गई, और मेरी बात उसके जाल में उलझ कर रह गई। इस तरह भाषा का परिष्कार करने के चक्कर में बात और भी ज़्यादा जटिल हो गई। कवि कहता है कि भाषा का जो परिष्कार वो करना चाहता था, अपने आप को एक श्रेष्ठ कवि साबित करना चाहता था, दुनिया की नज़र में उसे लोग महान कवि कहें, इसलिए उसने जटिल शब्दों का प्रयोग किया, भाषा का हेरफेर किया, तोड़ा मरोड़ा घुमाया फिराया। इस चक्कर में क्या हुआ कि भाषा और ज़्यादा जटिल हो गई, और वो भाषा का परिष्कार करना चाहता था, जबकि भाषा जो है वो और ज़्यादा जटिल हो गई। यानी कवि जो है वो अपनी बात को सरल तरीके से व्यक्त करना चाहता था, लेकिन पांडित्य प्रदर्शन की लालसा में वो बात जो है वो और ज़्यादा कठिन होती चली गई। अब यहाँ कवि ये कहता है कि सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो बात सीधी थी, कविता जो है वो कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है, कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। इसमें मुक्त छंद है, और यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार भी है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, और मुक्त छंद है। कवि ने इस कविता के माध्यम से सरलता को कविता का आवश्यक गुण माना है। अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं इसके अंदर। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतहाशा कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। देखो यहाँ क्या बताया गया है, देखो यहाँ सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, धैर्य का मतलब होता है धीरज, और मैं पेच को खोलने की बजाय बेतहाशा, बेतरह यानी बुरी तरह, बेतहाशा यानी बुरी तरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी। करतब का मतलब होता है तमाशा, और तमाशबीन जो होते हैं वो दर्शक होते हैं, दिग्दर्शक जो तमाशा देखने वाले लोग होते हैं, तमाशबीनों को कहा गया, दर्शकों को कहा गया है। और चूड़ी मर गई, चूड़ी मर गई का मतलब होता है पेच कसने की जो चूड़ी होती है वो नष्ट हो जाना, अर्थात प्रयास विफल हो जाना, ये इसका अर्थ हम यहाँ ले सकते हैं। तो ये कहता है कि सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना। अब ये कहता है कि ये सारी मुसीबत कैसे आई भाई? मैं कविता सरल भाव को व्यक्त करने के लिए लिख रहा था, कविता लिखी भी गई लेकिन वो सरल तरीके से व्यक्त नहीं हो पाई, तो इसके पीछे कारण क्या था? तो ये कह रहा है कि इसके पीछे मेरे धीरज का कारण था। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, भाई उसने सारी मुश्किल को धैर्य से समझा नहीं। अगर वो धैर्यपूर्वक उस बात को समझता तो निश्चित रूप से वो उसका हल जो है वो निकाल लेता,
लेकिन उसने उस बात को धैर्य से समझने की कोशिश नहीं की और वो बात को समझे बगैर पेच को खोलने की बजाय, अर्थात बात को सुलझाने की बजाय, वो उसे बेतह कसता चला जा रहा था। वो उसको और ज़्यादा पेचीदा और ज़्यादा उलझाता चला जा रहा था। कई बार क्या होता है कि हम ताकत का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो पेच खोलना, जैसे इस साइड पेच खुलता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी ताकत इस्तेमाल करते हैं और पेच उसमें जान लगाने की कोशिश करते हैं, और तो वो ज़्यादा कसने की वजह से उस पेच के अंदर की जो चूड़ियाँ होती है वो मर जाती है और वो जो पेच होता है वो फ्री हो जाता है, वो ऐसे ही घूमता रहता है, उसमें कोई कसाव या ताकत नहीं रहती है। उसी तरीके से इसमें हुआ कि वो बात को सुलझाने की बजाय बात को और ज़्यादा उलझा रहा था। यानी सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने की बजाय उसे बेतह कसता चला जा रहा था। और ऐसा भी वो क्यों कर रहा था? क्योंकि उसे उस कर्तव्य पर वो अपनी ताकत दिखा रहा था, उस कर्तव्य पर उसको तमाशबीन यानी जो दर्शक थे, देखने वाले, उनकी वाहवाही सुनाई दे रही थी। यानी वो ऐसा कविता के साथ क्यों कर रहा था, वो उसको और जटिल क्यों बना रहा था? वो इसलिए बना रहा था कि वो अगर सरलता से कविता को व्यक्त कर देता तो उसको कोई श्रेष्ठ कवि नहीं मानता, इसलिए वो उसमें जटिलता डाल रहा था। और उस जटिलता के पीछे कारण ये था कि लोग उसे श्रेष्ठ कवि मानेंगे, उसको एक अच्छा विद्वान मानेंगे, उसकी कविता को श्रेष्ठ कृति मानेंगे। इस वाहवाही के चक्कर में वो उस बात को सुलझाने की बजाय और ज़्यादा उलझाता चला जा रहा था, उसे बेतहा कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। यानी ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे पाठक वर्ग की वाहवाही लूटनी थी और वो उसे साफ सुनाई दे रही थी। यानी उसको ऐसा लग रहा था कि मैं अगर जटिलता का प्रयोग करूँगा तो लोग मुझे श्रेष्ठ कवि मानेंगे, और उस श्रेष्ठता के चक्कर में आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। यानी हुआ क्या? जिसका डर था वही हुआ कि बात जो थी वो बिल्कुल से खराब हो गई। वो तोड़ने मरोड़ने के चक्कर में बात जो थी वो अपने मूल भाव से नष्ट हो गई। मूल प्रभाव जो था बात का वो नष्ट हो गया। पेच को जबरदस्ती कसने से उसकी चूड़ी मर गई और पेच बेकार ही घूमने लगा। इसी प्रकार भाषा की बनावट के चक्कर में कविता का जो मूल भाव था वो मूल भाव नष्ट हो गया और भाषा जो है और वह भाषा में बेकार ही घूमने लगी, अर्थात भाषा व्यर्थ में ही प्रयुक्त हो रही थी। यानी वो जो प्रयास कर रहा था उसका प्रयास जो है वो निष्फल रहा। भाषा के साथ जबरदस्ती करने का उसके साथ वही परिणाम हुआ जिसका उसे डर था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने के चक्कर में उसके मूल भाव का जो प्रभाव था वो नष्ट हो गया। पेच को जबरदस्ती कसने से उसकी चूड़ी मर गई और पेच बेकार ही घूमने लगा। उसी प्रकार से उसकी कविता का जो मूल भाव था वो नष्ट हो गया। विशेष बात यहाँ ये है कि बात की चूड़ी में रूपक अलंकार है। यहाँ ये जो पंक्ति है ना, बात की चूड़ी मर गई, तो ये बात की चूड़ी यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। साफ सुनाई, जोर जबरदस्ती, साफ सुनाई से वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार, जोर जबरदस्ती में जय वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। पेच कसना, ये पेच कसना जो है वो यहाँ मुहावरे का प्रयोग हुआ है और बात की उपमा पेच से की गई है। यहाँ बात जो है उसकी उपमा पेच से की गई है, यानी पेच कसना, ये जो बात है बात मूल भाव को यहाँ व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। कर्तव्य शब्द का प्रयोग भावाभिव्यक्ति के लिए क्लिष्ट और चमत्कारपूर्ण तथा पांडित्यपूर्ण भाषा के लिए किया गया है। ये कर्तव्य शब्द का प्रयोग। अगला पैराग्राफ यहाँ है कि हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कोई कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह जो मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब ये कवि कहता है कि मैं जो उस भाषा के चक्कर में उस बात से जो खिलवाड़ कर रहा था, हार कर मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया। अब वो पेच जो था वो फ्री हो गया, चूड़ी मर गई, प्रभावहीन हो गया। इस वजह से क्या हुआ, उसने उसको जैसा था वैसा का वैसा ही छोड़ दिया। यानी जो कविता उसने लिखी थी उसको वैसा का वैसा ही उसने छोड़ दिया। कवि कहता है कि भाषा की तोड़ मरोड़ में उसने पेच कसने में लगे रहने की में जब वो असमर्थ रहा,
तब अपनी अभिव्यक्ति को चमत्कारी शब्दों से ठूस ठूस कर ऐसे ही छोड़ दिया उसने। मतलब वो क्या किया, जैसा था वैसा का वैसा ही उसने उसको छोड़ दिया। और जिस प्रकार चूड़ी मर जाने से पेच कील की तरह प्रभावहीन हो जाती है, उसी तरीके से उसने उसको वहीं छोड़ दिया। मैंने काव्य के साथ जैसा था कविता को वैसा का वैसा ही उसने छोड़ दिया, जैसा लिखा वैसे की वैसे ही उसने उसको छोड़ दिया। तब वह कविता जो थी वो ऊपर से, जैसे पेच जो होता है उसकी चूड़ी मर जाती है तो वो बिल्कुल से खोखला एक ढीला ढाला सा रहता है। अब उसको वहाँ लगा दिया जाए तो वो क्या होगा कि बाहर से तो पेच ऐसा लगेगा हमें कि ये कसाव वाला है, लेकिन वास्तविकता में उसमें न तो कसाव होता है न ताकत होती है। उसको हम ऐसे ही पकड़ करके खींच करके उसको हटा सकते हैं। वैसे ही उस कविता के साथ हुआ, उसने उसको वैसे ही छोड़ दिया। तब वह कविता ऊपर से तो अच्छी और ठीक ठाक प्रतीत हुई, लेकिन अंदर से वह एकदम से ढीली व प्रभावहीन हो गई थी। तब उस अभिव्यक्ति में न तो कसावट थी और न प्रभावात्मकता थी, उसमें अपेक्षित प्रभाव बिल्कुल भी नहीं रह गया था। मतलब कोई प्रभाव नहीं रह गया था उस कविता के अंदर। जो मूल भाव वो व्यक्त करना चाहता था कवि, वो मूल भाव उसमें अब रहा ही नहीं। कवि कहता है कि बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। कवि कहता है कि तब बात उस शरारती बच्चे की तरह, यहाँ मानवीकरण किया गया है, बात का मानवीकरण अलंकार है यहाँ पे। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, जो बात मुझसे शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी, यानी जिस मूल भाव को वे व्यक्त करना चाहता था वो मूल भाव व्यक्त नहीं हो रहा था। वो उस शरारती बच्चे की तरह यहाँ उसको रूप दिया गया है, मानवीय रूप दिया गया है। उस शरारती बच्चे की तरह उसके साथ शरारत कर रही थी। अब वो हार करके थक करके बैठ गया। तब ये कहता है कि बात ने शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा कि तुम क्यों व्यर्थ ही शाब्दिक क्रीड़ा कर रहे हो, इस शब्दों के जंजाल में क्यों भटक रहे हो, इस शब्दों का खेल क्यों खेल रहे हो, तुम मुझसे खेलते हुए भी व्यर्थ का परिश्रम क्यों कर रहे हो, मुझे अपना पसीना पोंछते। कवि कहता है कि मैं व्यर्थ परिश्रम जो बात के साथ कर रहा था, वो उस मूल भाव को व्यक्त करने के चक्कर में मैं जो भाषा संबंधित शब्दों संबंधित जाल के अंदर खोया हुआ था, उस शब्दों संबंधित भाषा संबंधित जो परिवर्तन कर रहा था, उस परिवर्तन के चक्कर में मैं बिल्कुल से पसीने से तरबतर हो गया। अर्थात खूब परिश्रम किया उसने, लेकिन उसमें सफलता उसको अर्जित नहीं हो पा रही थी। तो कवि कहता है कि मुझे पसीना पोंछते देखकर बात ने कहा, तुम व्यर्थ में ही पसीना बहा रहे हो, तुम व्यर्थ ही परिश्रम कर रहे हो। क्या तुमने अब तक भाषा को सरलता, सहजता और उपयुक्तता का प्रयोग करना तुमने नहीं सीखा? यानी तुम इतने महान कवि बनने जा रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें भाषा का सही तरीके से प्रयोग करना नहीं आता? यह तुम्हारी अक्षमता, अयोग्यता, अप्रभावी व्यक्तित्व की कमी है कि तुम्हें भाषा का अभी तक सही प्रयोग करना नहीं आया। तो यहाँ ये बताया गया है कि व्यक्ति को व्यर्थ प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि मूल भाव की प्राप्ति यदि हो रही है, जिस उद्देश्य के लिए वो कार्य कर रहा है, वो उद्देश्य अगर प्राप्त हो रहा है, तो उसे अपनी पांडित्य प्रदर्शन के लिए, लोगों की वाहवाही के चक्कर में, लोगों से श्रेय प्राप्त करने के चक्कर में उस मूल भाव से व्यक्ति को भटकना नहीं चाहिए और अपना निरंतर जो जिस गति के साथ, जिस रूप से वो परिश्रम कर रहा है, वैसे उसे परिश्रम करते रहना चाहिए। यहाँ विशेष बात यह है कि कील की तरह और शरारती बच्चे की तरह, यहाँ कील की तरह एक पंक्ति आई है और शरारती बच्चे की तरह पंक्ति आई है। तो इन दोनों के अंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पसीना पोंछने में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और बात ने पूछा, यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और पसीना पोंछने, यहाँ दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। बिंब भी है इसमें, दृश्य बिंब का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो ये आज की कविता थी। बात सीधी थी मगर भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। अगली कक्षा के अंदर हम अगला जो भी अध्याय है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।